रेगिस्तान यानी वो लैंड जहां एक एक बूंद पानी मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान यानी सहारा डेजर्ट में अगर अरबों लीटर पानी छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पागलपन आखिर कोई करेगा ही क्यों? लेकिन यकीन मानिए, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इजिप्ट ऐसा कर चुका है और यकीन मानिए, ये पानी छोड़ने के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान करके रख देगी, क्योंकि ये कहानी है इजिप्ट के उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसने रेगिस्तान का नक्शा बदलने की कोशिश की और उसे जो मिला वो अनएक्सपेक्टेड था, जिसने सबको शॉक्ड कर दिया था। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर इजिप्ट ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इजिप्ट के इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं जो आपके मन में बार बार उठ रहा है कि आखिर इजिप्ट ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? इसका जवाब आपको इजिप्ट की जियोग्राफी में मिलेगा। इजिप्ट की जियोग्राफी और उसकी बढ़ती आबादी ने इजिप्ट को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अगर इजिप्ट को देखें तो इसकी 95% से ज्यादा पॉपुलेशन केवल 5% जमीन पर रहती है, यानी नील नदी के किनारे एक पतली सी पट्टी पर। इसकी 95% पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है, क्योंकि नील नदी को यूं ही इजिप्ट की जीवन रेखा नहीं कहा जाता। सदियों से ये नदी इजिप्ट के लिए जीवन की धारा रही है, इसीलिए लोग सदियों से यहीं बसते आए हैं। मगर अब नील नदी लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ रही है। बढ़ती आबादी का पेट भरने और लोगों के रहने के लिए नई जगह की जरूरत है, इसलिए इजिप्ट को ये काम करना पड़ा। लोगों को रहने के साथ साथ फूड भी चाहिए, इसलिए अब इजिप्ट को ऐसी जमीन चाहिए थी जहां न केवल नए शहर बसाए जा सके बल्कि एग्रीकल्चर भी हो सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजिप्ट के पास जमीन नहीं है। इजिप्ट के पास बेशुमार जमीन है, मगर ये जमीन रेगिस्तान की बंजर जमीन है। इसलिए सामने आए इजिप्ट के इंजीनियर और वैज्ञानिक, जिन्होंने 1990 में एक बहुत ही एम्बिशियस सपना देखा। ये सपना ऐसा था जिस पर किसी को पहली बार सुनकर यकीन भी ना हो, और हो भी कैसे, क्योंकि ये सपना रेगिस्तान को हरा भरा करने का था। इसे द न्यू वैली प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जिसे तोशका प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद नील नदी के एक्स्ट्रा पानी को रेगिस्तान तक पहुंचाना था, ताकि लाखों एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाया जा सके। और फिर सामने आया इंजीनियरिंग का मास्टर प्लान। सवाल ये था कि आखिर ये होगा कैसे? आखिर नील नदी का पानी रेगिस्तान तक पहुंचेगा कैसे? और अगर ये पानी पहुंच भी गया तो क्या सूखा रेगिस्तान हरी भरी जमीन में बदल जाएगा? बस फिर क्या था, इंसान ने अपना दिमाग लगाया और इंजीनियरिंग का कमाल करके दिखाया। अगर इजिप्ट की बात की जाए तो वहां एक बहुत बड़ी मैन मेड लेक है जो असवान हाई डैम के पीछे है, जिसका नाम लेक नासिर है। ये कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है। ये लेक इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली थी। दरअसल प्लान ये था कि इस लेक से पानी को पंप करके रेगिस्तान में भेजा जाएगा, मगर इसके लिए एक मैसिव पंपिंग स्टेशन की जरूरत थी। और आखिरकार ये पंपिंग स्टेशन बना लिया गया, जिसे मुबारक पंपिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये कोई मामूली पंपिंग स्टेशन नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशंस में से एक है। इसमें 24 जाइंट पंप लगे हुए हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर से भी ज्यादा ऊपर उठाकर एक नहर में पहुंचा सकते हैं। अगर इस नहर की बात की जाए तो इसे अभी बनाया गया है और इसका नाम है शेख जायद कैनाल। शेख जायद कैनाल की बात करें तो ये भी एक लाइफलाइन की तरह है। ये नहर लेक नासिर के पानी को रेगिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जाती है। मानना पड़ेगा कि ये पूरा सिस्टम एक इंजीनियरिंग मार्वल की तरह है, क्योंकि ये काम इतना भी आसान नहीं था जितना देखने में लग रहा है। आप खुद सोचकर देखिए कि एक नदी के पानी को ऊपर उठाकर फिर रेगिस्तान में ले जाकर एक नई नदी बना देना किसी भी तरह से नॉर्मल काम नहीं हो सकता। यकीन मानिए, ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन लेक नासिर की वजह से ये कारनामा हो पाया। जैसे ही ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मुबारक पंपिंग स्टेशन ने पूरी ताकत से लेक नासिर का पानी खींचकर शेख जायद कैनाल में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी रेगिस्तान की तरफ बहने लगा। स्टार्टिंग में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर वो कहते हैं ना कि जब भी कुछ बड़ा काम करने जाओ तो मुसीबतें जरूर आती हैं। फिर अचानक से वो हुआ जिसकी उम्मीद 20 साल प्रोजेक्ट बनाने वालों ने भी नहीं की थी। टाइम गुजरता गया और सन 2000 आ गया।
2000 के आसपास जब लेक नासिर में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आखिरकार एक्स्ट्रा पानी को इस सिस्टम के जरिए रेगिस्तान के नीचे गहरे तोशका डिप्रेशन में छोड़ना शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे पानी डिप्रेशन में जाकर जमा होने लगा। जब इसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई तो नतीजा हैरान कर देने वाला था। पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जहां कल तक केवल सूखी रेत थी, वहां एक विशाल झील कैसे बन गई। इस झील को तोशका लेक का नाम दिया गया। यकीन मानिए ये एक ऐसा मंजर था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, मगर इंसानों ने एक नई विशाल झील बना दी थी। ये प्रोजेक्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। जैसे ही झील बनकर तैयार हुई, उसने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कर दिया। लोकल इकोसिस्टम में बदलाव आने लगे। धीरे धीरे वहां मछलियां आने लगी, पक्षी आने लगे और अब बंजर जमीन पर नई जिंदगी के नए निशान दिखने लगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतना स्मूथ हो गया था। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें मुसीबतें ना आती हों। इस काम में भी आई। तोशका प्रोजेक्ट के साथ शुरू में जो जोश था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, और इसके लिए एक नहीं बल्कि कई रीजंस जिम्मेदार थे। सबसे पहले तो पैसा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट था तो शानदार मगर बहुत ज्यादा महंगा था। इसके ऑपरेशन ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस में भी बहुत ज्यादा खर्चा था। हालांकि पहले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आई थी, मगर जितनी तेजी से इसके आने की उम्मीद थी उतनी तेजी से आई नहीं। दूसरा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी कम नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि रेगिस्तान की जमीन को खेती के लायक बनाना इतना भी आसान नहीं। हालांकि ये सोचना आसान है मगर करना नहीं, क्योंकि जमीन में नमक यानी सैलिनिटी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ फसल उगाना आसान नहीं था। इस जमीन को फसलों के लिए ठीक करना एक बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा धूप भी एक बड़ा रीजन थी। रेगिस्तान की तेज तपती धूप पानी को तेजी से वाष्प बनाकर उड़ा रही थी। इसकी वजह से पानी की बर्बादी हो रही थी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन था पॉलिटिकल क्राइसिस। दरअसल 2011 में इजिप्ट में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर फोकस हट गया था। ये वो दौर था जब पंपिंग स्टेशन कभी चलता था तो कभी बंद हो जाता था, जिसकी वजह से जितना पानी लेक में पहुंचता था उतना ही वाष्प बनकर उड़ जाता था। तोशका लेक का पानी सूखने लगा और उसका आकार भी छोटा होने लगा। एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब दुनिया इजिप्ट पर हंसने लगी थी। सबको लग रहा था कि इजिप्ट का ये सपना रेगिस्तान की रेत में दबकर रह जाएगा। लेकिन फिर एक ग्रैंड कमबैक हुआ, क्योंकि इजिप्ट ने ठान लिया था कि ये कहानी जिसकी शुरुआत जितनी ग्रैंड हुई है इसे ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। इसका अंत भी उतना ही ग्रैंड होगा, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। साल 2014 के बाद नई गवर्नमेंट आ गई, जिसने इस प्रोजेक्ट पर फिर से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अब प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी बने थे। उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रायोरिटी बना लिया, और साथ ही उन्होंने पुरानी गलतियों से भी सीख ली थी। अब पुरानी गलतियों से सीखकर इन्होंने एक नए प्लान और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ काम स्टार्ट कर दिया। इसके लिए पानी के आगे के चैनल को पूरा किया गया। जमीन को आधुनिक तरीकों से उपजाऊ बनाने का काम शुरू हुआ, और वाटर मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट तकनीक जैसे पिवट इरिगेशन का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पिवट इरिगेशन से आखिर क्या हुआ। अगर इजिप्ट की सैटेलाइट इमेज को देखा जाए तो यहाँ गोल गोल हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। ये पिवट इरिगेशन का ही कमाल है। दरअसल इससे पानी सीधा फसलों की जरूरत तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। इसके अलावा सरकार ने बड़े पैमाने पर यहाँ गेहूं, खजूर और दूसरी चीजों की खेती शुरू कर दी, ताकि देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार ने इस पर इतना ध्यान दिया तो आखिर आज इसका क्या हाल है। अगर आज की बात की जाए तो तोशका एरिया में आपको हैरान करने वाला नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां मीलों तक फैला रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ रेगिस्तान के बीच में लाखों एकड़ जमीन पर हरी भरी फसलें लगी हुई हैं। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। इसने इजिप्ट की फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया है। लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं। हमें पता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की तरह इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले है पानी की समस्या, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा पानी नील नदी से मिलता है।
लेकिन नील नदी के पानी पर केवल इजिप्ट का अधिकार नहीं है, बल्कि इथोपिया और सूडान जैसे देशों का भी अधिकार है। और पानी को लेकर तो सदियों से युद्ध होते आए हैं। पानी को लेकर इन देशों के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। साथ ही दुनिया सवाल उठा रही है कि इतने बड़े पैमाने पर मीठे जल का रेगिस्तान में इस्तेमाल करना क्या लॉन्ग टर्म में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सस्टेनेबल होगा। इनफैक्ट पर्यावरणविद ये भी सवाल उठा रहे हैं कि रेगिस्तान के नेचुरल इकोसिस्टम को इस तरह बदलना लंबे समय में ठीक नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन अब सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इजिप्ट के रेगिस्तान में अरबों लीटर पानी छोड़ने की ये कहानी केवल पानी और जमीन की नहीं है, बल्कि ये देश की अपनी मजबूरी से उपजे एक बड़े सपने को हकीकत बनाने की कहानी है। इस सफर से उन्हें बहुत अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी मिली और बहुत सारे सवाल भी उठे। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।